हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं आई फाउंड यू बाबा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग भी गुसु पहुंच जाता है। तो अब आगे विंग और इवान लैंड गेस्ट हाउस में होते हैं। इवान विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, मामा क्या आप बाबा से नाराज हो? विंग इवान को देखता है, वो उससे अपना हाथ छुड़ाता है, उसके दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और थोड़ा हार्शली ही बोलता है, इवान तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो तुम्हारे बाबा नहीं है, उन्हें बाबा कहना बंद करो। ये सुन के इवान को बुरा लगता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी विंग का हाथ हटा देता है और बोलता है, नहीं मामा, आप झूठ बोल रहे हो, वो ही मेरे बाबा है। आप मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो? आपको पता नहीं है क्या यहाँ पे झूठ बोलना मना है? लेकिन आप फिर भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं अच्छे से जानता हूँ वही मेरे बाबा है। आप भले मुझे ना बताओ, लेकिन मुझे पता है मेरे बाबा वही हैं। मुझे पता चल गया है कि आप उनसे नाराज हो, बस इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, है ना? विंग ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है। इवान अब रोने लग जाता है। उसको रोता देख विंग को अच्छा नहीं लगता, उससे बहुत बुरा लगता है। वो अब इवान के पास जाता है, अगेन एक बार नीज पे बैठ जाता है, उसके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, इवान तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम क्यों इतने जिद्दी हो गए हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो इवान बोलता है, नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरे बाबा हैं, बस, और मुझे मेरे बाबा के साथ रहना है। विंग ये सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, इवान वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम भले उन्हें अपना बाबा मान लो, लेकिन वो तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं मानेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे बाबा नहीं है, जिद करना छोड़ो। ये सुन के इवान को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्यों क्यों नहीं अपनाएंगे वो मुझे? क्या बाबा इतने बुरे हैं या फिर मैं इतना बुरा हूँ? मैं इतने सालों से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आपको पता है मैंने उन्हें कितना याद किया है। सबके पास दो दो थे, मेरे पास एक। मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढा है उन्हें। वो मुझे जरूर अपनाएंगे, आप देख लेना। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, फिर तो अपनाएंगे मुझे। वो बोल रहा होता है और साथ साथ रो भी रहा होता है। ये देख के विंग को बहुत हर्ट हो रहा होता है। वो इवान को गले लगा लेता है और बोलता है, नहीं इवान, ऐसा कुछ नहीं है। ना तुम बुरे हो ना वो बुरे हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो और ना ही मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। बस इतना जान लो कि अगर उन्होंने तुम्हें अपनाया तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। इवान को विंग की ये बात समझ नहीं आती। वो तो बस विंग के गले लग के खूब रोने लगता है। विंग भी अब उसे शांत कराने लगता है। थोड़ी देर बाद इवान शांत हो जाता है। विंग उसे गोद में उठा लेता है, उसे लेके बेड पे जाता है, उसे बिठाता है और बोलता है, अच्छा चलो, मुझे माफ कर दो, अब मुझसे नाराज मत रहो। इवान विंग की तरफ देखता ही नहीं है। वो सच में अभी विंग से नाराज हो गया होता है। विंग पाउट कर लेता है और बोलता है, इवान अब तुम अपने मामा से नाराज हो गए? अच्छा ठीक है, देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कान पकड़ के अब तो माफ कर दो। इवान विंग की तरफ देखता है। विंग ने अपने कान पकड़ लिए होते हैं और उसने पाउट भी किया होता है। बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है हमारा विंग। इवान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ उसे देखने लगता है। तो विंग बोलता है, इवान अब माफ कर भी दो। देखो मैंने तुम्हारी बात मानी ना, मैं तुम्हारे खातिर 2 दिनों के लिए यहाँ तुम्हें रहने दे रहा हूँ, इसके बावजूद तुम मुझसे नाराज हो रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करने वाले हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी लेके चलता हूँ। ये सुनते ही इवान उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैंने माफ कर दिया आपको। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, सच में? इवान भी हाँ में सर हिलाता है। विंग उठ के खड़ा होता है, उसे फिर से एक बार गले से लगा लेता है और बोलता है, अपनी मम्मा से ऐसे नाराज मत हुआ करो। तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझसे नाराज होते हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इवान भी हाँ में सर हिला देता है। विंग हक ब्रेक करता है और बोलता है, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। इवान भी हाँ में सर हिला देता है। विंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इवान बेड से नीचे उतर जाता है। वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, मामा मैं जानता हूँ
आप मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप भले ही मुझे ना बताओ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे बाबा यही हैं और मुझे मेरे बाबा के साथ रहना है, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 दिन है। मुझे 2 दिनों में बाबा को यकीन दिलाना होगा। एक बार बाबा को यकीन हो गया फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए बाबा के साथ रहूंगा और आपके साथ। मेरे पास भी 2 हो जाएंगे फिर। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ सोचो युवान। वो इतना बोल के अब सोचने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। विंग एक लेक के किनारे पे खड़ा होता है। चांदनी रात होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, लेकिन हमारे विंग के दिल में एक तूफान चल रहा होता है। उसके अंदर गिल्ट, दर्द, प्यार, सारे इमोशन एक साथ उमड़ रहे होते हैं। वो पूरे 9 साल बाद यहाँ आया है। उसने 9 साल बाद वांग जी का सामना किया है। उसके दिल में एक तूफान चल रहा होता है। वो जब से यहाँ आया है उसने नजर उठा के वांग जी को देखा तक नहीं है। वो उन्हें टोटली अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने वांग जी का सामना किया तो शायद वो अपने उस इमोशन को हाइड नहीं कर पाएगा जो उसके दिल में वांग जी के लिए है। वो यही सब वहाँ खड़ा सोच रहा होता है। तभी उसे एक हल्की कदमों की आहट सुनाई देती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो इस आहट को पहचानता है। ये आहट किसी और की नहीं, वांग जी की है, और विंग इसे बहुत अच्छे से पहचानता है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। वांग जी विंग के पास पहुंचते हैं। वो उसे देखते हैं और बोलते हैं, विंग तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? विंग क्विकली अपना फेस मोड़ लेता है। वो पूरा शेक कर रहा होता है। अभी वो खुद को संभालते हुए अपने शेकी वर्ड से ही बोलता है, मैं आपको नजरअंदाज कहाँ कर रहा हूँ? वांग जी एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। वो विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, विंग। विंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है वांग जी, जैसा आपको लग रहा है। मैं बस थक गया हूँ और कुछ नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, तुम बहुत बदल गए हो विंग, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तो विंग बोलता है, वक्त कभी किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। वक्त हर किसी को बदल देता है वांग जी। वो पुराना विंग तो कब का मर चुका है, और वो यादें भी। अब मैं उन यादों को याद नहीं करना चाहता। वो मुझे बहुत बोदर करती है। ये सुन के वांग जी थोड़े हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या ऐसा मेरी वजह से है? ये सुन के विंग वांग जी की तरफ देखता है। उसकी आंखें पूरी आंसू से भरी होती है। वांग जी का फेस हमेशा की तरह बहुत ही काम एंड सीरियस होता है। विंग एक ब्रोकन स्माइल करता है और बोलता है, सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम अभी भी वैसे ही हो, सीधा सवाल करते हो बिना बात को घुमाए हुए। तो वांग जी बोलते हैं, तुम भी वैसे ही हो विंग, दर्द में भी मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा दिल कर रहा होता है रोने का। ये सुन के हमारा विंग बहुत इमोशनल हो जाता है और साथ साथ बहुत हैरान भी। ये बात वांग जी को कैसे पता? क्या वांग जी ने उसे कभी नोटिस किया था? वो बस हैरानी से वांग जी को देखने लगता है। उसके हाथ अभी भी ट्रैम्पल कर रहे होते हैं। वांग जी एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये देख विंग एक कदम पीछे ले लेता है और बोलता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? तो वांग जी बोलते हैं, विंग मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये बच्चा कौन है? तुम्हारा अल्फा कौन है? तुम हीलिंग पैट्रिया क्यों बन गए? वो एक साथ बहुत सारे सवाल कर देते हैं। विंग इससे बहुत ही हैरान रह जाता है। वो फिर से एक बार अपनी नजरें फेर लेता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कभी इतना नहीं बोलते थे, आज इतने सवाल एक साथ। वांग जी को अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो विंग के सामने जाते हैं और बोलते हैं, विंग मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम पिछले 9 साल से कहाँ थे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? और ये बच्चा कौन है? तुमने शादी कब की? और तुम हीलिंग पैट्रिया क्यों बन गए? मुझे सब कुछ जानना है विंग, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी अगर मैं आपके सवालों का जवाब ना दूं तो? वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। विंग स्माइल करता है और बोलता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, एक हद तक मुझे भी मार डाला था। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरन मुझे हीलिंग पैट्रियार्क बनना पड़ा, जिंदा रहने के लिए, अपने परिवार का मौत का बदला लेने के लिए। तो वांग जी बोलते हैं, वो तुम ही थे ना
जिसने वैनचाओ को मारा था। विंग वांग जी को देख के हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, और ये बच्चा किसका है? ये पूछते वक्त वांग जी के चेहरे पे एक जेलसी होती है, एक अलग सा एंगर होता है। उनकी पकड़ उनके विजन पे बहुत टाइट होती है। विंग भी इस सवाल पे अपना फेस मोड़ लेता है, वो कोई जवाब नहीं देता। तो वांग जी बोलते हैं, विंग मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारा अल्फा कौन है? विंग भी अपनी मुट्ठी कस लेता है। वो वांग जी को देखता और बोलता है, वांग जी कुछ सवाल बहुत ही निजी होते हैं, हर किसी को नहीं बताया जाता, और मैं समझता हूँ कि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। वांग जी का गुस्सा ये सुनते ही बढ़ जाता है और वो थोड़ा सा शाउट करते हुए बोलते हैं, विंग। पूरे 9 साल बाद विंग ने वांग जी का वही एंगर साइड एक बार फिर से देखा। वांग जी की आंखों में गुस्सा, जिसे विंग बहुत पसंद करता था, लेकिन आज इस गुस्से को देख के उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो अंदर से घुट रहा होता है, लेकिन वो इतना मजबूर है कि वो ये चीज शो भी नहीं करा सकता। वो फेक स्माइल करता और बोलता है, वांग जी बहुत रात हो चुकी है, मैं चलता हूँ, युवान को भूख लगी होगी। वो इतना बोल के उन्हें ग्रीट करता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग युवान के साथ डिनर हॉल में पहुँचता है। तो युवान बोलता है, मामा मुझे बाबा के साथ खाना है, मुझे जाने दो। तो विंग बोलता है, कोई जिद नहीं युवान, चुपचाप यहाँ बैठो और मेरे साथ खाओ। वो इतना बोल के युवान को वहाँ बिठा देता है और खुद उसी के पास में बैठ जाता है। कुछ लैंड डिसिप्लिन आके विंग और युवान के लिए खाना परोस देते हैं। विंग जब खाने को देखता है वो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन हमारा युवान बहुत खुश हो जाता है। विंग उन लैंड डिसिप्लिन की तरफ देखता है और बोलता है, लैंड क्लान में ऐसा खाना कब से बनने लगा? तो वो पर्सन बोलता है, ये स्पेशली आपके लिए बना है। विंग ये सुन के और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मेरे लिए? वो हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, हाँ हमें हैंगवांग जिन ने आदेश दिया था कि आपके लिए खाने में यही बना है। वो इतना बोल के सर झुका के वहाँ से चला जाता है। विंग ये जानकर तो काफी हैरान रह जाता है। युवान स्माइल करता है और बोलता है, देखा मामा, पापा आपसे प्यार करते हैं, जब तो उन्होंने सब आपकी मनपसंद की चीजें बनवाई है। ये सब कुछ आपको बहुत पसंद है ना? आपको पता है जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ का खाना बहुत बेरंग था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने बाबा को बोला था मैं ये नहीं खा सकता, तो फिर बाबा ने मेरे लिए भी मेरी मनपसंद खाना बनवाया था, और देखो आज आपके लिए भी बनवाया है। विंग हैरानी से युवान को देखता है। युवान बहुत प्यारी से स्माइल कर रहा होता है, लेकिन हमारा विंग बहुत हैरान होता है और वो अब इमोशनल भी हो जाता है और बोलता है, क्या सच में वांग जी ने तुम्हारे लिए अलग से खाना बनवाया था? युवान प्राउडली स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाता और बोलता है, हाँ मामा। विंग अब सोच में पड़ जाता है, क्या ये पॉसिबल है? जहाँ तक वो वांग जी को जानता है, वांग जी अपने नियमों को लेके काफी स्ट्रिक्ट है, वो चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो यही सोच में पड़ जाता है। तो युवान बोलता है, मामा आप क्या सोच रहे हो? विंग अब सेंस में आता है और बोलता है, कुछ नहीं, चलो जल्दी से खा लो, तुम्हें सोना भी है। युवान पाउट कर लेता है और बोलता है, लेकिन मुझे बाबा के साथ खाना था। तो विंग बोलता है, नहीं तुम्हें मेरे साथ खाना है, और अब कोई और बात नहीं। तुम्हें पता है ना यहाँ पे खाते समय बात नहीं किया जाता। युवान हाँ में सर हिला देता है। विंग स्माइल करता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वो इतना बोल के युवान को अपने हाथों से खिलाने लगता है। युवान भी चुपचाप खा लेता है। थोड़ी देर बाद विंग युवान को लेके उसके रूम में पहुंच जाता है। वो उसे बेड पे सुला देता है, क्योंकि हमारे युवान की भी आदत है, वो सेम वांग जी की तरह 9 बजते ही सो जाता है। थोड़ी देर तक विंग उसी के पास रहता है। जब वो देख लेता है युवान गहरी नींद में चला गया है, तो वो उसे ब्लैंकेट से कवर करके और वो वहाँ से निकल जाता है। वो चारों तरफ देखता है, बहुत अंधेरा हो गया होता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब उसकी आंखें एक बार फिर से भर आती है। वो अपनी बांसुरी को हाथ में लेता है और एक खाली जगह पे चला जाता है। वो वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाता है। दूसरी तरफ जिंगसी के अंदर हमारे वांग जी अपने गुसिन के साथ बैठे होते हैं। वो उसे देख रहे होते हैं। वो काफी अपसेट नजर आ रहे होते हैं। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और गुचिन को प्ले करते हैं। आज वो एक नई सी धुन प्ले करते हैं। ये धुन विंग के कानों में भी पड़ती है। वो चारों तरफ देखने लगता है, फिर वो उस तरफ देखता है जिस तरफ से ये धुन आ रही होती है। वो समझ जाता है कि ये धुन वांग जी प्ले कर रहे हैं।
ये नया है, उसने इससे पहले कभी नहीं सुना। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप में बोलता है, ये धुन लैनजान की नहीं है। क्या लैनजान ने कोई नई धुन बनाई है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? वो इतना बोलकर चुप होता है और वो उस धुन को सुनने लगता है। वो उसे सुनते हुए काफी इमोशनल हो जाता है। उस धुन के अंदर बहुत डीप फीलिंग्स छुपी होती है, पेन छुपा होता है, बहुत सारा प्यार। विंग उससे बहुत अच्छे से फील कर पा रहा होता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वांगजी की धुन कंप्लीट होती है। वो अपना हाथ रोकते हैं। अब वांगजी की आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं और अपने वार्डरोब के पास जाते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होता है वुडन का। वो उसे ओपन करते हैं। उसके अंदर कुछ रखा होता है। वो उसे देखते हैं, थोड़ी देर तक कुछ सोचते हैं, फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी उनके सामने एक फ्लैशबैक चलता है और ये फ्लैशबैक आज से ठीक 9 साल पहले की है, जब वांगजी को खबर मिली थी कि जियांग क्लान में वैन क्लान ने हमला कर दिया है। वांगजी ने जब ये न्यूज सुनी वो बहुत शॉक्ड हुए। पहले तो उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो फिर सीधा जियांग क्लान के लिए यहाँ से निकल गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ की हालत बहुत बुरी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। वांगजी जियांग क्लान की ये हालत देख के बहुत शॉक्ड हो गए। आसपास के लोगों से पता चला कि जियांग फैमिली पूरी की पूरी खत्म हो गई, कोई नहीं बचा। ये तो वांगजी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। फिर उन्होंने विंग के बारे में पूछा। कुछ लोगों को तो विंग के बारे में पता भी नहीं था और लोगों से पूछने के बाद उन्हें पता चला कि विंग भी मर चुका है। उसे वीरोल माउंट में जिंदा ही फेंक दिया गया। ये सुन के तो हमारे वांगजी पूरी तरीके से टूट गए। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो विंग को ढूंढना शुरू किए। उन्होंने हर जगह विंग की तलाश की, लेकिन विंग का कहीं पता नहीं चला। जहाँ भी जाते, जिससे भी पूछते, कुछ लोगों को तो कुछ मालूम नहीं था और जिनको मालूम था वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि विंग मर चुका है। लेकिन वांगजी का दिल इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि विंग मर चुका है। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि विंग जिंदा है। उन्होंने 2 से 3 दिन तक विंग को खूब ढूंढा, बहुत तलाश की, लेकिन विंग का कहीं पता नहीं चला। फिर वो गुस्से में ही सीधा वैनचाओ के पास पहुंचे। वैनचाओ पहले तो काफी शॉक्ड हुआ, लेकिन फिर बाद में उसने वांगजी का बहुत मजाक उड़ाया। वांगजी बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उससे बोला कि अगर विंग को कुछ भी हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे भी वैनचाओ हंसने लगा और बोला कि क्या वांगजी उसे धमकी दे रहे हैं। वांगजी ने उसके आंखों में देखते हुए बोला, हाँ। पहली बार वांगजी ने अपने पूरे होशो हवास में अपने ही नियम को तोड़ा था। वैनचाओ सिर्फ उनकी बातों पे हंसता रहा। वांगजी वहाँ से चले गए। कुछ महीनों बाद उन्हें खबर मिली कि वैनचाओ मारा गया। किसी अनजान पर्सन ने आके उसे मार डाला और यही बात जब वैन रूहान को पता चला तो उसे लगा ये काम वांगजी का है, क्योंकि वांगजी ने वैनचाओ को धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार डालेंगे। गुस्से में आके वैन रूहान ने लैन क्लान पे हमला कर दिया और इस वजह से लैन किरण की तबीयत खराब हो गई और लैन सिचेन को गुस्सू से गायब होना पड़ा। वहाँ के ग्रंथों को लेके वांगजी बहुत बुरी तरीके से टूट गए। उन्हें काफी वक्त लगा सब कुछ समेटने में, सब कुछ ठीक करने में, और जब उन्होंने सब कुछ ठीक किया उसके बाद से पूरी जिम्मेदारी गुस्सू की उनके सर आ गई। सारा गुस्सू का भागदौड़ वांगजी ने संभाला और उसके बाद से वो वांगजी से सीधा हैंग वंगजुन बन गए। और फिर एक बार फिर से उन्होंने विंग की तलाश करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि विंग जिंदा है। यहीं पे वांगजी का फ्लैशबैक एंड होता है, बैक टू प्रेजेंट। वांगजी अपनी आंखें खोलते हैं। वो वापस उस बॉक्स को वहीं रख देते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा प्यारा सा युवान अपने वुडन स्वर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है। कुछ लैंड डिसिप्लिन उसे देख रहे होते हैं बड़े ध्यान से, और एक बोलता है, ये बच्चा तुम्हें नहीं लगता कि बिल्कुल हैंग वंगजुन की तरह है? क्या ये हो सकता है कि ये उनका बेटा हो, क्योंकि ये उन्हें पापा कह के बुलाता है? तो दूसरा बोलता है, लगता तो मुझे भी है, इसके सारे हाव भाव देखो, सब कुछ हैंग वंगजुन से मिलता है। और अभी भी देखो ये स्वर्ड को जिस तरीके से चला रहा है, ये चाल हैंग वंगजुन की है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उनका तो कोई ओमेगा ही नहीं है और ना ही कोई मेट। मेरे हिसाब से ये जस्ट इत्तेफाक है। तभी वहाँ पे वांगजी आ जाते हैं और उन्होंने ये सारी बातें सुन भी ली होती है। वो उन दोनों को एक डेड ग्लेयर देते हैं। वो दोनों काफी डर जाते हैं
वो जल्दी से अपना सर झुका लेते हैं। वांग जी युवान की तरफ देखते हैं जो कि अपनी ही मस्ती में प्रैक्टिस में लगा होता है। वांग जी भी देख के थोड़े हैरान रह जाते हैं। वाकई में उसकी चाल उन्हीं की होती है। वो भी उसे बड़े ध्यान से देखने लग जाते हैं। तभी हमारा युवान खड़ा के नीचे गिर जाता है। ये देख के वांग जी जल्दी से दौड़ के उसके पास जाते हैं और वो उसे उठाते हैं। युवान ये देख के काफी हैरान हो जाता है। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, पापा आप यहाँ? सुप्रभात। तो वांग जी बहुत वरीडली बोलते हैं, तुम ठीक हो? युवान स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे चोट नहीं लगी है। ये देखो। वो अपना हाथ दिखाता है। उसके हाथ गंदे हो गए होते हैं। वो नीचे गिरा तो मिट्टी लग गई होती है उसके हाथों में। वांग जी ये देख के अपने रोब से एक सॉफ्ट टॉवल जैसा कपड़ा निकालते हैं और वो उससे उसके हाथ साफ करने लगते हैं। फिर वो उसके बाल को भी सेट करते हैं क्योंकि उसके कुछ बाल इधर उधर बिखर गए होते हैं। ये देख के हमारा युवान बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे बहुत खुशी हो रही होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो होठों से मुस्कुरा रहा होता है और आंखों से आंसू बहा रहा होता है। वांग जी युवान की आंखों में आंसू देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? युवान नामे से हिलाता है और बोलता है, आप बहुत अच्छे हैं बाबा, आपका शुक्रिया। तो वांग जी बोलते हैं, एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ? युवान स्माइल करता है और बोलता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही मेरे बाबा हो, मुझे आपको देख के ही लगता है। वांग जी उसके बालों को पीछे करते हैं और बोलते हैं, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी हो? युवान ये सुन के पाउट कर लेता है और बोलता है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा यकीन है कि आप ही मेरे बाबा हैं, क्योंकि जब भी मैं आपके पास होता हूँ मुझे वैसा ही फील होता है जैसा मुझे मम्मा के साथ होता है। वही गर्माहट, वही प्यार, आप ही मेरे बाबा हो। सच में आपको यकीन नहीं है ना? लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूंगा। वांग जी भी चुप पड़ जाते हैं। वो थोड़े टाइम तक उसे देखते रहते हैं और फिर बोलते हैं, क्या कभी तुम्हारी मामा ने नहीं बताया कि तुम्हारा बाबा कौन है? क्या तुमने अब तक अपने बाबा को नहीं देखा? तो युवान बोलता है, नहीं, मैंने मामा से कई बार पूछा, उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो हमारे साथ नहीं। वांग जी अगेन एक बार चुप पड़ जाते हैं। युवान स्माइल करता है और बोलता है, वैसे बाबा मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आप कहाँ चले गए थे? क्या आपने बनी को फीड करा दिया? वांग जी अब अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। युवान स्माइल करता है और बोलता है, तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं, पुस्तकालय। तो युवान बोलता है, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्या मैं चल सकता हूँ? वांग जी उठ के खड़े हो जाते हैं। वो कोई जवाब नहीं देते। युवान आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं चल सकता हूँ, चलिए। वांग जी देख के हैरान रह जाते हैं लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों जब भी युवान उन्हें बाबा कह के बुलाता है ना, उन्हें बहुत खुशी होती है, उन्हें कभी बुरा नहीं लगता। और अभी जब युवान नीचे गिरा था, वांग जी बहुत घबरा गए थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल पे वार किया हो। युवान वांग जी के साथ लाइब्रेरी पहुंचता है। वांग जी अपने डेस्क पे चले जाते हैं। युवान भी उनके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी होती है। युवान उन्हें देखता है, एक को हाथ में लेता है और बोलता है, बाबा ये किस चीज की किताब है? तो वांग जी बोलते हैं, ये यहाँ के नियमों की किताब है। युवान उसको खोल के देखने लगता है। वो बहुत हैरान होता है और बोलता है, इतने सारे नियम? वांग जी धीरे से हाँ में सिर हिला देते हैं। युवान स्माइल करता है और बोलता है, तो बाबा आपने कितने नियम तोड़े? वांग जी हैरानी से उसे देखते हैं। युवान हंसने लग जाता है और बोलता है, मुझे पता है आपने एक भी नहीं तोड़े होंगे, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। वांग जी अपनी नजरें नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, 3। युवान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या सच में? आपने सच में नियम तोड़े हैं, वो भी 3? वांग जी धीरे से हाँ में सिर हिला देते हैं। युवान अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने दोनों चिक्स पे रख लेता है और बोलता है, हो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पर सब कहते हैं कि आप कभी कोई नियम नहीं तोड़ते। यहाँ तक मामा भी बोलती है कि आपने आज तक कोई नियम नहीं तोड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने नियम तोड़ा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं ये बात जाके अभी मामा को बताता हूँ, वो जानेगी तो वो भी हैरान हो जाएंगी। वो इतना बोल के जल्दी से वांग जी को ग्रीट करता है
और दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। वांग जी बहुत हैरान रह जाते हैं। वो उसे रोके उससे पहले ही युवान दौड़ के वहाँ से निकल जाता है। वांग जी भी उठ के खड़े हो जाते हैं। युवान वहाँ से बाहर निकलता है और मामा मामा कहकर चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हमारा विंग गुस्सू के बैकयार्ड में होता है। वो चारों तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी नजर उन खरगोशों पे जाती है। वो उन बनिस को देख के काफी शॉक्ड हो जाता है। वो उनके पास जाता है और देखता है वहाँ पे बहुत सारे बनिस होते हैं। उसे तो यकीन नहीं हो रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है। गुस्सू में जानवर अलाउ ही नहीं है और यहाँ पे इतने सारे बनिस। वो यही सोचने लग जाता है। तभी उसके पैरों पे कुछ हलचल होती है। वो नीचे देखता है तो उसके पैरों पे दो बनिस होते हैं, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट। विंग नीचे बैठ के उन्हें हाथ में लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो बनिस विंग के हाथों में आते ही खुशी से आगे चलने लगता है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गए हो, बहुत एक्साइटेड हो गए हो। विंग उन्हें देख के स्माइल करता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि लहनचंद ने तुम्हें अब तक अपने पास रखा है। मुझे लगा था उसने तुम लोगों को छोड़ दिया होगा। उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लग जाते हैं। 5 मिनट तक विंग उन बनी को हाथ में लिए देखता रहता है, सोचता रहता है। फिर वो उन्हें वापस नीचे रख देता है। वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, या फिर मुझे कोई गलतफहमी हो रही है? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, वरना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो इतना बोल के अपने आंसू को साफ करता है और वो वहाँ से वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ हमारा युवान विंग को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं विंग ही नजर नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ज्यादा थक जाता है। वो वहाँ पे कुछ लोगों से भी पूछता है, लेकिन किसी ने विंग को नहीं देखा। तो युवान बोलता है, मामा आप कहाँ चले गए? क्या यहाँ पे भी आपके दुश्मन हैं जिनसे आपको लड़ाई करनी है? मुझे आपको कितनी जरूरी बात बतानी थी। मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए आपको? अरे हाँ, हो सकता है आप उधर होंगी। वो इतना बोल के गुस्सू एंट्रेंस की तरफ दौड़ जाता है। वो इतना बेसुध होकर दौड़ रहा होता है कि वो किसी से जाके टकरा जाता है। जब वो अपने सामने देखता है, उसके सामने एक बहुत लंबा सा आदमी खड़ा होता है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होता है। ऊपर से स्माइल करता है और बोलता है, अरे संभल के। युवान अपने दोनों हाथों को आगे करता है। वो अपना सर झुकाता है और बोलता है, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। मैं मेरी मामा को ढूंढ रहा था। वो पर्सन बहुत पोलाइटली स्माइल करता है और बोलता है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन आप हैं कौन और आप इस तरीके से दौड़ क्यों रहे हैं? क्या आपको पता नहीं यहाँ पे दौड़ना मना है? युवान अपने टंग को अपने तीत के नीचे दबा देता है और बोलता है, मुझे माफ करे, मैंने बोला ना कि मैं मेरी मामा को ढूंढ रहा था, इसीलिए गलती से मैं दौड़ गया। वो पर्सन वो अपने नीज पे बैठ जाता है और बोलता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप हैं कौन? आपको मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। युवान स्माइल करता है और बोलता है, ओ हाँ, मैं यहाँ पे अभी अभी आया हूँ। मेरा नाम युवान है, लेकिन आप कौन है? वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, ओ हाँ, तो लिटिल मास्टर युवान, मेरा नाम लैन सिचैन है। ये नाम सुनते ही हमारी युवान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, यानी आप पापा के बड़े भाई हैं? वो इतना बोल के फिर से अपना सर झुका लेता है। सिचैन थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, पापा? युवान हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, हाँ। फिर युवान की नजर सिचैन के साथ वाले पर्सन पे जाती है। वो उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन भी युवान को देख के एक प्यारी सी स्माइल करता है। उसकी स्माइल बहुत प्यारी होती है। युवान उसे सर से पांव तक देखता है, लेकिन फिर वो उसके स्टमक पे आके स्टक हो जाता है। वो वहीं पे देखने लगता है। वो पर्सन एक ओमेगा होता है और वो प्रेग्नेंट होता है। सिचैन उसकी नजर को फॉलो करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? आप क्या देख रहे हैं? युवान अपने एक फिंगर को अपने चिक पे रख लेता है और बोलता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनकी टमी इतनी बड़ी क्यों है, ये इतने मोटे क्यों हैं? क्या इन्होंने आज सुबह सुबह ज्यादा खाना खा लिया था? ये सुन के सिचैन को हंसी आ जाती है और उस पर्सन को भी। वो पर्सन आगे बढ़ के युवान के चिक को हल्का सा पिंच करता है और बोलता है, बहुत क्यूट हो। युवान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सिचैन को देखता है और बोलता है, बताइए ना,
क्या इन्होंने ज़्यादा खा लिया था? सिचन को बहुत हंसी आने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि युवान के इस इनोसेंट से सवाल का क्या जवाब दे। वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं, नहीं, इन्होंने ज़्यादा नहीं खाया है। वो इनके टमी के अंदर है ना, एक बच्चा है, इस वजह से इनकी टमी इतना बड़ा है, ये मोटे नहीं है। ये सुन के तो युवान हमारा और भी शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों हाथों को अपने चिक पे रख लेता है और मुंह खोलते हुए बोलता है, क्या बच्चा? इसका मतलब इन्होंने बच्चा खा लिया? ये सुन के तो सिचेन भी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं लिटिल मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? एक काम कीजिए, ये चीज आपकी मम्मा ही आपको ठीक से समझा पाएगी। वैसे ये मेरे ओमेगा है और इनका नाम लैन मैंग्याओ है। युवान सिचेन को देखता है और बोलता है, आपके ओमेगा? सिचेन भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं। युवान अब मैंग्याओ की तरफ देखता है। वो उसके सामने भी सर झुकाता है और बोलता है, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंग्याओ स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हारी मम्मा कौन है? तुम किसके साथ यहाँ आए हो? युवान अब अपने हाथों को अपने कमर पे रख लेता है और बोलता है, वही तो, मैं उन्हें ही तो ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए, बोल के भी नहीं गए हैं। तभी पीछे से विंग की आवाज सुनाई देती है। वो युवान का नाम लेता है। युवान खुश होता है और बोलता है, मम्मा आ गई मेरी मम्मा। ये सुन के सिचेन उठ के खड़े होते हैं और वो जब युवान के मम्मा को देखते हैं वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता। विंग भी सिचेन को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। विंग धीरे धीरे करके युवान के पास पहुंचता है। सिचेन विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, राजकुमार वी, आप जिंदा हैं? विंग स्माइल के साथ सिचेन को ग्रीट करता है और बोलता है, जेबुजुन, आपसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। सिचेन बेचारे थोड़े सदमे में होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा होता है और वो बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको जिंदा देख के। राजकुमार भी आप इतने सालों तक थे कहाँ? विंग अपना सर उठा के उन्हें देखता है और बोलता है, बस यही था जेबुजुन, आप कैसे हैं? सिचेन एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये बच्चा, क्या ये बच्चा आपका है? विंग स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। ये सुन के सिचेन बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। अब वो शॉकली युवान को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ, ये मेरी मामा है और मैं इनका बेटा। तो सिचेन बोलते हैं, ये कब हुआ और आपका अल्फा कौन है? इस सवाल पे विंग की स्माइल फेड हो जाती है। अब वो क्या जवाब दे? विंग की नजर मैंग्याओ पे जाती है। वो उसे देख के स्माइल करता है। मैंग्याओ भी आगे आके विंग को ग्रीट करता है और बोलता है, राजकुमार भी, आपको जिंदा देख के बहुत खुशी हुई। विंग भी स्माइल करते हुए उसे ग्रीट करता है और बोलता है, मुझे भी बहुत खुशी हुई और मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि तुम जेबुजुन के मेट बन गए। मैंग्याओ में सुनकर स्माइल कर देता है। तो सिचेन बोलते हैं, राजकुमार भी, आपका बेटा कितने साल का है? ये बहुत प्यारा है। तो विंग बोलता है, ये 6 साल का है। ये सुन के हमारा युवान शॉक्ड हो जाता है। वो शॉकली विंग को देखने लगता है। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोले उससे पहले विंग उसे खींच के अपने पास खड़ा करता है और बोलता है, युवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो युवान बोलता है, मामा, मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। मुझे आपको कुछ बताना था लेकिन आप मुझे मिल ही नहीं रहे थे। विंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती। एक काम करो, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो युवान बोलता है, लेकिन मामा मुझे आपको कुछ बताना है। तो विंग बोलता है, हाँ मैं सुनूंगा, पहले तुम जाओ यहाँ से, मुझे जेबुजुन से बात करनी है। युवान हाँ में सर हिला देता है और पाउट करते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग अब सिचेन को देखता है। सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे सच में यकीन नहीं हुआ था जब सबने ये कहा कि आप मर चुके हैं। वांग जी ने भी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं किया था। उसने आपको हर जगह ढूंढा भी था, वो युनमक भी गया था, लेकिन आपका कहीं पता नहीं चला। विंग ये जानकर थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, क्या? सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ, जब ये बात वांग जी को पता चली थी उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। वो जल्दी से जियांगक्लान पहुंचा, लेकिन वहाँ पे आपका कोई पता नहीं चला। हर कोई बस यही कहता रहा कि आप मर चुके हैं, लेकिन वांग जी ने कभी इस बात पे विश्वास नहीं किया। उसको यही लगता था कि आप जिंदा हैं।
और देखिए ये बात सच हुई, आज आप हमारे सामने खड़े हैं। सच में आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। वैसे क्या आपका अल्फा भी आपके साथ आया है? विंग अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है मैं और वो साथ नहीं। ये सुन के सिचन को थोड़ी हैरानी होती है और थोड़ा सा बुरा भी लगता है और बोलता है मुझे माफ कीजिए। विंग स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं जेबुजुन। तभी सिचेन की नजर विंग के पीछे जाती है जहाँ पे वांग जी खड़े होते हैं और उन्होंने ये सारी बातें सुन भी ली होती है। सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं वांग जी भी आगे बढ़ के अपने भाई को ग्रीट करते हैं। विंग वांग जी का नाम सुनते ही फिर से एक बार कांप के रह जाता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो पीछे मुड़ के देखता है। वांग जी की नजर भी विंग पे जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सिचेन इन दोनों को। विंग ही पहले आइस कांटेक्ट ब्रेक करता है। वो फिर से सिचेन के पास आता है, उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है जेबुजुन मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। सिचेन भी हाँ में सर हिला देते हैं। वो एक बार फिर से वांग जी की तरफ देखता है, उन्हें भी ग्रीट करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वांग जी बोलते हैं भैया चाचा जी नहीं आए? तो सिचेन बोलते हैं नहीं वांग जी, उन्हें अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने अपना संदेशा भिजवाया है एल्डर्स के हाथों। वांग जी सुन के हाँ में सर हिलाते हैं और वो अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। ये देख सिचेन अपना हाथ वांग जी के शोल्डर पे रखते हैं और बोलते हैं वांग जी चाचा ने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वांग जी अपनी नजरें उठा के अपने भाई को देखते हैं। सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं चलो एल्डर्स हमारा वेट कर रहे हैं। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग मेन हॉल में इकट्ठा होते हैं। सारे लैंड एल्डर्स वहीं बैठे होते हैं। वहाँ पे विंग और युवान भी आते हैं। वांग जी एल्डर्स के सामने जाके उन्हें ग्रीट करते हैं। वो एल्डर्स वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम्हारे चाचा तुमसे बहुत खुश है, तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से संभाला है और तुम्हारे चाचा की तबीयत भी अब पहले से काफी बेहतर है। वो 2 दिनों बाद यहाँ आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक संदेशा भिजवाया है। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। तो वो एल्डर्स बोलते हैं वांग जी तुम्हारे चाचा चाहते हैं कि इस बार कैंडल फेस्टिवल में तुम भी अपना साथी चुन लो। ये सुन के वांग जी बहुत हैरान हो जाते हैं। विंग भी ये सुन के काफी शॉक्ड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी की नजरें झुकी हुई होती है, वो अभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो एल्डर बोलता है तुम्हारे चाचा चाहते हैं कि इस बार कैंडल फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाए और तुम इस फेस्टिवल में अपना साथी भी चुनो। ये सुन के हमारे विंग को बहुत हर्ट होता है। उसकी आंखें बहुत बुरी तरीके से भर आती है। युवान विंग को देखने लग जाता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अब एक बार फिर से उन लैंड एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। तभी वहाँ पे एक सैनिक बहुत घबराया हुआ और थोड़ा दौड़ता हुआ अंदर एंटर करता है। वो अपना सर झुकाता है और बोलता है सीनियर मास्टर लैंड पास वाले गांव में कुछ इविल स्पिरिट ने हमला कर दिया है। ये सुन के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वांग जी जल्दी से पलट के उस सैनिक की तरफ देखते हैं। सिचेन भी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं। वो उस सैनिक के पास आते हैं और बोलते हैं क्या? वो सैनिक अपना सर नीचे झुकाता है और बोलता है हाँ मास्टर। सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वांग जी चलो। तो वांग जी बोलते हैं नहीं भैया आप यहीं रुकिए, आपकी जरूरत यहाँ ज्यादा है, मैं जाके देखता हूँ। तो सिचेन बोलते हैं नहीं वांग जी तुम अकेले कैसे जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वांग जी बोलते हैं नहीं भैया आप यहीं रहिए। ये सुन के विंग और युवान भी उठ के खड़े हो जाते हैं। युवान जल्दी से वांग जी के पास आता है। वो उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये सुन के वांग जी उसकी तरफ देखते हैं। युवान स्माइल करता है। तो वांग जी बोलते हैं नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम अभी बहुत छोटे हो। तो युवान बोलता है तो क्या हुआ पापा, मैं छोटा हूँ लेकिन कमजोर नहीं, मैं उन सबको भगा दूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो ना। तभी विंग वहाँ आ जाता है और बोलता है युवान विंग को देखता है और बोलता है मामा मुझे बाबा के साथ जाना है, मुझे भी उन इविल स्पिरिट से लड़ाई करनी है। आपको पता है ना मैं उनसे लड़ सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ सीखा है आपसे। तो विंग बोलता है नहीं युवान तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो युवान बोलता है क्यों नहीं जा सकता, बाबा तो जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है, मैं बाबा को अकेले नहीं जाने दे सकता। विंग अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है युवान तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही,
तुम वहाँ नहीं जा सकते। युवान अब सैड सा फेस बना लेता है। वो फिर से वांग जी के पास जाता है और बोलता है, पापा मुझे आपके साथ चलना है। युवान बड़ा हो चुका है, युवान पूरे 8 साल का है, वो लड़ सकता है। ये सुन के हमारा विंग बहुत शॉक्ड हो जाता है। लैन सिचन भी काफी हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से युवान को देखने लगते हैं। वांग जी भी काफी हैरान हो जाते हैं। वो पहले युवान को देखते हैं, फिर विंग को। विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी अब युवान का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं, वहाँ पे तुम नहीं जा सकते, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम यहीं रहो। युवान बस वांग जी को देखने लगता है। उसका बहुत मन है वांग जी के साथ जाने का। वांग जी अब युवान के सामने नीज पे बैठ जाते हैं। वो अपना हाथ उसके फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं, तुम मेरी बात मानोगे ना? युवान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना हाथ वांग जी के हाथ पे रखता है। वो उनके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ, मैं पापा की हर बात मानूंगा। वो इतना बोल के स्माइल करता है। ये देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। वो भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। युवान अब स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है बाबा, आप जाओ, मैं यहीं रहूंगा और मैं यहाँ की रक्षा करूंगा। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वो अपने भाई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, भैया आप यहाँ का ख्याल रखिएगा। सिचेन भी हाँ में सर हिला देते हैं। वांग जी अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तभी विंग वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी मैं अभी आपके साथ चलूंगा। ये सुन के वांग जी हैरानी से विंग को देखते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, नहीं राजकुमार भी, वहाँ पे खतरा हो सकता है। तो विंग बोलता है, जेबुजुन मुझे जाने दीजिए, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगा। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं तुम नहीं चलोगे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सुन के युवान हंसता है और बोलता है, बाबा मम्मा से खतरनाक और क्या चीज हो सकता है? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इन्हें अपने साथ लेके जाओ, फिर देखना वो सारे स्पिरिट मामा को देखते ही डर के भाग जाएंगे। मामा ने बहुत सारे स्पिरिट को भगाया है, मेरी बात मानो, आप मुझे लेके नहीं जा रहे तो आप मामा को लेके जाओ। ये सुन के सिचेन, वांग जी और विंग तीनों युवान को देखने लगते हैं। युवान बहुत प्यारी से स्माइल करता है। फिर वो विंग के पास आता है और बोलता है, मामा आपने सही फैसला किया है, आप बाबा के साथ जाओ और उनका ख्याल भी रखना और उन सारे स्पिरिट को ना आप खत्म कर देना, मेरी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। विंग युवान को देख के हाँ में सर हिलाता है। वो अपना हाथ युवान के फेस पे ले जाता है और बोलता है, युवान जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई शरारत मत करना, ठीक है? युवान भी हाँ में सर हिला देता है। तो सिचेन बोलते हैं, राजकुमार भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। विंग सिचेन को देखता है, उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है, जेबुजुन मेरे युवान का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सिचेन भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, जो कि पहले से ही उसे देख रहे होते हैं, और बोलता है, चले। वांग जी कोई जवाब नहीं देते हैं, बस वो आगे बढ़ जाते हैं। विंग भी उनके पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग और वांग जी उस गांव में पहुंच जाते हैं। वो सारे स्पिरिट बहुत ही खतरनाक होते हैं, काफी ताकतवर होते हैं। विंग और वांग जी उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही क्रूर होते हैं, वो काफी ताकतवर होते हैं। ये देख मजबूरन विंग को अपने डिमोनिक पावर का यूज करना पड़ता है। वो अपनी बांसुरी निकालता है और उसे बजाना शुरू करता है। उसके अराउंड ब्लैक स्मोक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। विंग का ऑरा भी बहुत डिफरेंट नजर आ रहा होता है, वो काफी अलग दिख रहा होता है। उसके अराउंड पूरे ब्लैक स्मोक होते हैं, उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। वांग जी ने विंग का ये अवतार पहली बार देखा है और वो काफी हैरान होते हैं। थोड़ी देर में वो सारे इविल स्पिरिट डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इससे हमारा विंग थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उसने अपने काफी ऊर्जा का यूज किया होता है। विंग के पास गोल्डन कोर नहीं है, इस वजह से वो जब भी डिमोनिक पावर यूज करता है वो काफी कमजोर हो जाता है, वो लड़खड़ा जाता है। ये देख जल्दी से वांग जी उसे होल्ड कर लेते हैं। वांग जी ने उसे कमर से होल्ड किया होता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रहे होते हैं, और वो काफी परेशान होते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कोई जवाब नहीं देता। वो जल्दी से ठीक से खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग तुम काफी कमजोर नजर आ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। तो विंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है अब हमें वापस घर चलना चाहिए। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। रात अब काफी हो गई होती है। वो दोनों वहाँ से रवानगी लेते हैं।
2 घंटे बाद वो अगेन एक बार गुसु पहुंचते हैं। विंग बहुत थका हुआ होता है, बहुत कमजोर होता है, उसे बहुत डेजीनेस फील हो रही होती है। वो सीधा अपने रूम में जाता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। और जैसे ही रूम में एंटर करता है वो सीधा जाके बेड पे बैठ जाता है। वांग जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे हीलर को बुलाना होगा। ये सुन के विंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है, नहीं, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ यहाँ से। वांग जी विंग को देखने लग जाते हैं। विंग थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा होता है, फिर वो अपनी नजरें फेर लेता है। तभी वहाँ पे युवान आ जाता है और बोलता है, मम्मा, बाबा, आप आ गए। वो दौड़ के विंग के पास आता है और आके उसके कमर को हक कर लेता है। तो विंग बोलता है, युवान तुम अभी तक जग रहे हो? युवान विंग से अलग होता है और बोलता है, हाँ, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे नींद नहीं आई, आप ठीक हो ना? विंग एक बार फिर से बेड पे बैठ जाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता है। वो बहुत वीक फील कर रहा होता है, वो काफी बेचैन भी होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है, स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी देर तक नहीं जगना चाहिए था, तुम सोए क्यों नहीं? तो युवान बोलता है, मैंने कोशिश की थी मम्मा, पर मुझे नींद नहीं आई, अब आप आ गए ना तो अब मैं सो जाऊंगा। फिर वो वांग जी को देखता है, वो जाके वांग जी के कमर को भी हक कर लेता है और बोलता है, पापा आप ठीक हो ना? वांग जी उसकी तरफ देखते हैं, फिर वो विंग की तरफ देखते हैं। युवान वांग जी से अलग होता है और बोलता है, पापा सारे स्पिरिट मर गए? वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। युवान बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, देखा, मैंने बोला था ना मामा को साथ लेके जाओ। वो मामा को देख के डर गए। विंग की तबीयत अब बहुत बिगड़ जाती है, उसे बहुत गर्मी लगने लगती है, वो काफी बेचैन हो जाता है। वो युवान को देखता है और बोलता है, युवान तुम यहाँ से जाओ और जाके सो जाओ। तो युवान बोलता है, क्यों मम्मा, क्या हुआ? तो विंग बोलता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी विंग के फेस पे देखते हैं, विंग को बहुत पसीना आ रहा होता है। ये देख के वो बहुत घबरा जाते हैं। वो जल्दी से विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग क्या हो रहा है तुम्हें? विंग वांग जी का हाथ हटाता है और बोलता है, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, दोनों के दोनों यहाँ से जाओ। वो थोड़ा साउट करते हुए बोलता है। वांग जी इससे काफी घबरा जाते हैं, लेकिन अब उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, पहले मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। अब युवान भी बहुत घबरा जाता है। वो भी विंग के पास आता है और बोलता है, मम्मा आपको क्या हो रहा है, आप ठीक हो ना? विंग अब बेड पे लेट जाता है और बोलता है, युवान तुम मेरी बात मानते हो ना? अभी के लिए जाओ यहाँ से। और वांग जी तुम भी जाओ यहाँ से, तुम दोनों के दोनों जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। युवान अब काफी डर जाता है और वो रोने लग जाता है। ये देख वांग जी युवान के पास आते हैं। वो उसके सामने नीज पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, युवान तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, तुम मेरी बात मानो, जाओ जाके सो जाओ, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगा। युवान वांग जी को देखता है और बोलता है, सच्ची पापा? वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। युवान वांग जी की बात मान जाता है और बोलता है, ठीक है पापा, आप बोल रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मम्मा का ख्याल रखना। विंग ये सुन के काफी हैरान होता है। वो कब से युवान को बोल रहा है जाने को, लेकिन युवान उसकी बात नहीं मान रहा है। वांग जी ने सिर्फ एक बार बोला और वो झट से मान गया। इससे विंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गुस्से में ही वांग जी को देखते हुए बोलता है, वांग जी तुम भी यहाँ से जाओगे, तुम और युवान दोनों के दोनों यहाँ से जाओ। ये सुन के युवान और वांग जी दोनों विंग की तरफ देखते हैं। तो युवान बोलता है, पर मामा पापा को तो यहाँ रहने दो, मैं जा रहा हूँ ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो यहाँ रह के आपका ख्याल रखेंगे। तो विंग बोलता है, नहीं, मैंने बोला ना तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से जाओगे और मुझे और कुछ नहीं सुनना है, जाओ। ये सुन के युवान वांग जी को देखता है। वांग जी भी उसे देखते हैं। युवान इशारा कर देता है। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि युवान क्या कहना चाहता है। युवान विंग के पास जाता है और बोलता है, ठीक है मामा, आप नाराज मत हो, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। वो इतना बोल के जल्दी से उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम भी जाओ। वांग जी का बिल्कुल मन नहीं होता वहाँ से जाने का। वो विंग के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन विंग है जो कि उन्हें रुकने ही नहीं दे रहा है। वो भी मजबूरन हाँ में सिर हिलाते हैं।
चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। वो जैसे ही डोर के पास पहुँचते हैं तो डोर बाहर से लॉक होता है। वो उसे काफी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन डोर नहीं खुलता। अब वांग जी को समझ में आता है कि युआन के इशारे का क्या मतलब था। विंग की पूरी बॉडी अब पसीने से स्वेटी हो जाती है। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। अब उसके फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं। वांग जी जब ये फील करते हैं अब उन्हें समझ में आता है कि विंग को आखिर हुआ क्या है। वो बहुत ही हैरानी से विंग की तरफ देखते हैं। विंग ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है अभी बहुत टाइटली। वांग जी अगेन एक बार विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग। उनकी वॉइस सुन के विंग आंखें खोलता है। वो वांग जी को देखता है और बोलता है तुम अभी तक यही हो, तुम गए नहीं। वांग जी अब बेड पे जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं विंग तुम। वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। विंग उन्हें देखता है और बोलता है वांग जी जाओ यहाँ से, मेरी बात समझो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, मुझे अकेला रहना है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। विंग ये सुन के हैरान हो जाता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी काफी वरीड होते हैं अभी। उनके चेहरे पे परेशानी साफ साफ नजर आ रही होती है कि वो अभी कितना परेशान है। लेकिन विंग नहीं चाहता कि वांग जी अभी यहाँ रहे क्योंकि उसकी हिट शुरू हो गई है और ऐसे में अगर वांग जी वहाँ रहे तो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए वो वांग जी को अपने पास से हटाना चाहता है। लेकिन वांग जी है जो कि जिद पे अड़ गए हैं। वो वांग जी से अपना हाथ छुड़ाता है और एक बार फिर से साउट करते हुए बोलता है वांग जी तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, जाओ यहाँ से। तो वांग जी बोलते हैं मैं नहीं जा सकता विंग, दरवाजा बाहर से बंद है, मैं कैसे जाऊँ, मुझे यहाँ रहने दो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। विंग को तो अब बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वांग जी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है और उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। उसे अब बहुत पेन होने लगा है। उसका पूरा फेस पसीने से स्वेटी हो जाता है। ये देख वांग जी जल्दी से एक कपड़ा लेते हैं और उसके पूरे फेस को क्लीन करते हैं। विंग वांग जी को रोकना चाहता है लेकिन अब उसके पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि वो वांग जी को कुछ बोल पाए। अब वो जरूरत से ज्यादा वीक हो गया है। वांग जी उसके पूरे फेस को क्लीन कर देते हैं। विंग की आंखें खुल नहीं रही होती है। वो बहुत तकलीफ में होता है। उससे बहुत गर्मी हो रही होती है। उसका मन हो रहा होता है कि वो अपने सारे कपड़े को खोल के हटा दे। उसे काफी घुटन होने लग जाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है वांग जी चले जाओ यहाँ से, समझने की कोशिश करो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, जाओ यहाँ से वरना बहुत गलत हो जाएगा। ये सुन के ना जाने क्यों वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। वो उसकी तरफ झुकते हैं, उसके बहुत क्लोज जाते हैं और बोलते हैं वी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, समझ गए तुम। वांग जी की आंखों में बहुत गुस्सा होता है। विंग की आंखें अभी ठीक से खुल नहीं रही होती है लेकिन वो फिर भी देख पा रहा है कि वांग जी अभी बहुत गुस्से में है। लेकिन विंग भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। वो वांग जी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और बोलता है रंजा जाओ यहाँ से। ये सुन के वांग जी एक झटके से ही विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसे बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं। विंग हमारा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है। वांग जी ने उसे बिल्कुल सोचने समझने का टाइम ही नहीं दिया होता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। हम फिर मिलेंगे आई फाइंड यू बाबा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसे एक्सप्लेन करते समय अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कुछ मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ओमेगा वर्स के बारे में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है। ठीक है, जितना भी मुझे नॉलेज है उसी के हिसाब से मैंने इसे बनाया है। तो अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ अपनी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।